आप सभी का आपके अपने चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क में एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। और मैं आपका अपना रोशन एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी सिंचाई के बारे में। सिंचाई क्या है, सिंचाई के लाभ क्या हैं, सिंचाई से हानि क्या है तथा पौधों में सिंचाई की आवश्यकता क्या है, इन सभी विषयों पर हमने चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूगर्भिक जल का। भूगर्भिक जल क्या है, धरातलीय जल क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से स्रोत आते हैं, इन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। अगर बात करें भूगर्भिक जल की तो भूगर्भिक जल का अर्थ होता है ऐसा जल जो भू के गर्भ में पाया जाए, यानी पृथ्वी के अंदर पाया जाए। तो हम कह सकते हैं कि जल का प्रमुख साधन वर्षा है। जब वर्षा होती है तो उसका लगभग 40% भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, जो भूमि की निचली सतहों में पहुंच जाता है। इस जल को भूगर्भिक जल कहते हैं। इस जल को सिंचाई के लिए प्रयोग लाने में जिस संसाधनों का प्रयोग किया जाता है उसे भूगर्भिक जल संसाधन कहते हैं। अब इन संसाधनों में सबसे पहला जो संसाधन है वो है कुआं। कुआं क्या होता है आप सभी जानते होंगे कुएं के बारे में। तो थोड़ी सी हम परिभाषा देख लेते हैं इसकी। तो कुएं की सिंचाई पानी अत्यंत सावधानी से प्रयोग में किया जाता है और यह पानी गहराई से उठाना पड़ता है जिसमें काफ़ी परिश्रम भी लगता है। यह पानी छोटे छोटे बरहों और क्यारियों द्वारा खेतों में फैलाया जाता है, अतः यह पौधों को तीव्र गति से रौंदता हुआ न जाकर धीरे धीरे रेंगता हुआ बहता है। यही कारण है कि कुएं से सिंचाई पर नहर की सिंचाई करने की अपेक्षा अधिक उपज होती है। अब ये कुएं से सिंचाई आराम से होता है, यह गहरा स्तर का होता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। कुएं जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला कुआं जो होता है वो कच्चा कुआं होता है, दूसरा कुआं पक्का कुआं होता है, तीसरा नलकूप कुआं होता है और चौथा पाताल कूप होता है। अगर हम बात कर लें कच्चे कुएं और पक्के कुएं की तो आप इसी तरह जानते होंगे कि कच्चा कुआं वह कुआं होता है जिसमें बालू सीमेंट द्वारा ईंट लगाकर पक्की तरह से न बनाया गया हो। यह कच्चे कुएं बहुत ही कम समय तक टिकते हैं, इसमें पानी भी बहुत कम आता है। लेकिन इसकी अपेक्षा अगर पक्के कुएं की बात करें तो पक्का कुआं बहुत जल्दी नहीं बिगड़ता है और कच्चे कुएं की अपेक्षा पक्के कुएं में बहुत सारी पानी मिल सकता है। दूसरी बात अगर हम जान लें इनके बारे में तो कच्चा कुआं खोदने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। वो कच्चा कुआं केवल मजदूर के खर्च पर ही खोदा जा सकता है। लेकिन अगर पक्के कुएं की बात करें तो पक्का कुआं बनवाने में लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये तक का खर्च आता है और पक्के कुएं की सिंचाई करने के लिए रहट अथवा रस्से का प्रयोग किया जाता है। अब इन दोनों कुओं का प्रचलन बहुत ही कम हो गया है, ये ध्यान दीजिएगा कि अब इसका प्रचलन बहुत ही कम हुआ है। अब बात करते हैं नलकूप की। तो नलकूप को बिजली का भी कुआं कहते हैं। इसको बिजली के कुएं भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रायः बिजली की शक्ति से पानी को उठाया जाता है, इंजन लगाकर पानी को उठाया जाता है। लेकिन पानी को उठाने के लिए बिजली के स्थान पर तेल अथवा भाप से चलने वाले इंजन का भी प्रयोग किया जा सकता है। नलकूप पक्के कुएं में लोहे का नल भूमि में गलाकर तैयार किया जाता है। जब तक पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तब तक जल भूमि में गलाए जाते हैं। पानी प्रायः बलुई तहों में मिलता है, अतः नल लगाते समय इस बात का ज्ञान कर लिया जाता है कि बालू कहाँ कहाँ है। फिर पहले नल को निकालकर उसके स्थान पर दूसरा नल लगा देते हैं। यानी आप जानते होंगे ये बोरिंग की बात कर रहा है। बोरिंग द्वारा आजकल नल भी लगाया जाता है, नलकूप भी लगाया जाता है। तो इस तरह का बात यहाँ पे है। आजकल साधारणतः ट्यूबवेल बनवाने में लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। इसके लिए भूमि के अंदर लगभग 60 से लेकर 90 मीटर गहराई तक बोरिंग करनी पड़ती है
और 15 से 20 या 25 व्यास के नल की भूमि के अंदर डाले जाते हैं, यानी बहुत मोटा पाइप भूमि के अंदर डाला जाता है। किसी किसी दशा में ट्यूबवेल 2,27,000 लीटर से भी अधिक पानी प्रति घंटा देते हैं। ये बात ध्यान रखें, ट्यूबवेल इतना बड़ा होता है। तो इस प्रकार नलकूप का प्रचार इस समय दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये है नलकूप। अब बात करते हैं पाताल तोड़ कूप की। पाताल तोड़ कूप क्या होता है कि पाताल तोड़ कूप पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। एक तस्तरी नुमा जगह पे बीच से इसे निकाला जाता है। इसके बारे में जानते हैं तो पाताल तोड़ कूप केवल उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की जल युक्त सतह तस्तरी नुमा होती है और उसके दोनों ओर अभेट चट्टानें होती हैं। यानी तस्तरी नुमा, आप तस्तरी देखे होंगे, दोनों तरफ से ऊंचा, बीच में गड्ढा होगा। पर्वतों की तलहटी में पानी की इस प्रकार की तहें पाई जाती हैं। बेसिन के तल पर छेद कर देने पर पानी स्वतः ही बड़े वेग से सोते के समान फूट निकलता है। यानी इनके अंदर छेद किया जाता है, जिसके कारण पहाड़ों में जो पानी रिसा रहता है वो बड़ी तेज से ऊपर आता है और निरंतर बहता रहता है। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में इस तरह के कई कुएं काम कर रहे हैं। धामपुर के निकटवर्ती गंगा फार्म, राजकीय पशुपालन एवं कृषि फार्म हेमपुर, नैनीताल और उधमनगर पर पंतनगर के क्षेत्र में ऐसे कूप बनवाए गए हैं। इन कुओं को पाताल तोड़ कूप कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। किसी ने हमें कमेंट करके बताया था कि सर छोटे छोटे क्वेश्चन भी बताया करिए, तो हम आपको इसमें 2 क्वेश्चन बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाताल तोड़ कूप कहाँ पाया जाता है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में, धामपुर के निकटवर्ती गंगा फार्म में, राजकीय पशुपालन एवं कृषि फार्म हेमपुर में इस सब का, या फिर ऊधम सिंह नगर पंतनगर में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं धरातली जल संसाधन की। धरातली जल संसाधन ऐसे जल संसाधन होते हैं जिनका उपयोग धरातल पे ही किया जाए, जिनका निर्माण धरातल पे किया गया हो, जैसे तालाब, नहर, ये सब धरातल पे ही बनाए गए हैं। कहा जाता है, अब बात करते हैं तालाबों की, तो तालाबों से सिंचाई करने की रीति हमारे देश में अति प्राचीन काल से चली आ रही है। तालाबों का आकार कहीं छोटा तो कहीं बड़ा होता है। इसमें वर्षा ऋतु का फालतू पानी इकट्ठा होता है और आवश्यकता अनुसार सिंचाई के लिए प्रयोग कर लिया जाता है। विशेष रूप से दक्षिण भारत में तालाबों से सिंचाई करने की प्रथा अधिक है। छोटी जोत के कृषक इससे छोटे स्तर पर सिंचाई कर लेते हैं और कभी कभी मोटर लगाकर लिफ्ट द्वारा बड़े किसान भी नज़दीक के खेतों की सिंचाई कर लेते हैं। सिंचाई हेतु जल, वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। यानी सिंचाई जल हेतु वर्षा का जल इकट्ठा करने की प्रक्रिया वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो सिंचाई के लिए वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है या वर्षा का जल जो सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है उसे हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, उनको इकट्ठा करने की। अब बात करते हैं सिंचाई से, तालाब की सिंचाई से हानि के बारे में। तो जिस समय वर्षा कम होती है उस वर्ष तालाब या तो पूर्ण रूप से सूख जाते हैं या उस वर्ष तालाब का जल स्तर बहुत ही कम हो जाता है। इससे फसल की सिंचाई की पूर्ति नहीं हो पाती है। तालाबों से दूर स्थित खेतों तक पानी पहुंचाने में अधिक श्रम, समय और अधिक धन भी खर्च होता है। तालाबों के पानी में प्रतिवर्ष मिट्टी जमने के कारण वे उथले हो जाते हैं, जिनसे उनकी मिट्टी निकालकर सफाई कराने में भी काफ़ी खर्च लगता है। पानी रहने के कारण उसमें मिट्टी ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसीलिए। और तालाब अधिक कृषि क्षेत्र घेरते हैं, जिसके कारण कृषि योग्य भूमि भी क्षेत्र कम हो जाती है। यानी जिस खेत में हम तालाब बनवाएंगे वो भूमि भी कम हो जाती है। अब बात करते हैं नहर के बारे में। नहर क्या होता है? तो हमारे प्रदेश में लगभग नहर से सिंचाई 50% से अधिक क्षेत्रफल में की जाती है। यानी उत्तर प्रदेश में नहरों से सिंचाई जो है
पूरे क्षेत्रफल का 50% से अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई की जाती है। क्योंकि नहरों का पानी अन्य साधनों से सस्ता पड़ता है, लेकिन यह नाप कर नहीं दिया जाता। यह कृषक जन इसका दुरुपयोग करते हैं, जिससे पानी भी नष्ट नहीं होता वरन फसल को हानि पहुंचती है। नहरों से और बात करें इसकी सिंचाई से, तो नहरों से सीधा पानी खेतों में नहीं दिया जाता है। उससे लघु नहरें बनती है। उन लघु नहरों के बाद उन लघु नहरों से कुलाबे बनते हैं। कुलाबों द्वारा पानी के गुलों यानी छोटी छोटी नारियाँ बनती हैं और उन नारियों द्वारा गुलों द्वारा पानी खेत तक लाया जाता है। अब बात करते हैं नहर के सिंचाई से लाभ। तो नहर से सिंचाई के निम्नलिखित लाभ है। पहला, सिंचाई में व्यय में कमी होती है। सिंचाई शीघ्र की जा सकती है। सिंचाई अधिक क्षेत्र की जा सकती है। अनावृष्टि के वर्षों में दुर्भिक्ष भय नहीं रहता है, पानी मिलने का डर नहीं रहता है, पानी मिल जाता है। मूल्यवान फसलें समय से बोई जा सकती है, यानी हमें समय से पानी मिल सकता है तो हम कई फसलें, मूल्यवान जो फसलें हैं उनसे बो सकते हैं। अब बात करते हैं नहर से सिंचाई की हानियों के बारे में। तो किसान लोग नहर का अधिक पानी खेतों में लगा देते हैं, जिसके कारण फसल को हानि पहुंचती है। नहरी क्षेत्रों में जल स्तर ऊंचा उठ जाता है, जिससे किसी वर्ष अधिक वर्षा होने पर भूमि इस पानी को सोख नहीं पाती और उचित जल निकास के अभाव में फसलें गल जाती हैं। जल स्तर ऊंचा न उठ जाने के कारण धीरे धीरे भूमि ऊसर हो जाती है। ऊसर भूमि क्या होती है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने विस्तार पूर्वक बताया कि भूमि ऊसर क्या होती है, ऊसर भूमि किसे कहते हैं। नहर के पानी के साथ साथ घास पात के बीज भी खेत में पहुंच जाते हैं। खेत में खरपतवार नियंत्रण की समस्या उठ खड़ी होती है। कभी कभी फसल पर पानी उपलब्ध नहीं होता है, जिसके कारण फसल खराब हो जाती है। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख नहरों के बारे में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें कौन कौन से हैं, तो इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए एक आसान सा ट्रिक, जिसको याद रख के आप उन सभी नहरों के नाम याद रख सकते हैं। वो ट्रिक इस प्रकार है कि आशा लोग अंग में घाघरा के पूर्व बेतवा पहनते थे। एक बार ध्यान दीजिएगा, आशा लोग अंग में घाघरा के पूर्व बेतवा पहनते थे। ये एक लाइन में आपको मैं सारी नहरों का नाम बताता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आ का अर्थ होता है आगरा नहर। यह नहर उत्तर प्रदेश में सन 1874 में बनकर तैयार हुई थी। यह दिल्ली के निकट ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। इस नहर में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गंग नहर के फालतू पानी को हिडन्य नदी से होकर यमुना से पहुंचाया जाता है। दूसरा हमारा ट्रिक में है सा का अर्थ होता है शारदा नहर। यह नहर पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आखिर किससे कौन सा नहर होता है, आप भी कंफ्यूज ना हो। आ से आपका आगरा नहर होगा, सा से शारदा नहर, लो से होगा, लोग का अर्थ होगा लोअर गंग नहर। लोग मतलब लोअर गंग नहर। उसके बाद अंग का होगा अपर गंग नहर। लोग का लोअर गंग नहर, अंग का होगा अपर गंग नहर। में इसमें साइलेंट है, में का कोई अर्थ नहीं है। घाघरा का होगा घाघरा नहर। के का होगा केन नहर, के से केन नहर आप याद कर सकते हैं। पूर्व का होगा पूर्वी यमुना नहर। बेतवा का होगा बेतवा नहर। तो इस प्रकार आप इन सभी को याद कर सकते हैं। एक संकेत आपको हमने दे दिया है कि इस संकेत से आप आसानी से इन नहरों के नाम याद कर सकते हैं। पहनते थे का कोई अर्थ नहीं होगा, आप उसे छोड़ देंगे। अब बारी बारी से आपको हम बता देते हैं इन नहरों के बारे में। तो अपर गंग नहर के बारे में अगर बात करें तो यह नहर सन 1854 में बनकर तैयार हुई थी और प्रतिवर्ष 7 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचाई करती है। यह नहर हरिद्वार के निकट नदी से निकाली गई है। दूसरा लोअर गंग नहर, तो यह नदी सन 1878 में बनकर तैयार हुई। यह नहर बुलंदशहर के ज़िले ननौरा नामक स्थान पर है।
आगे बात करते हैं शारदा नहर की। तो शारदा नहर 1928 में बनकर तैयार हुई थी। यह नेपाल सीमा से स्थित बनबसा नामक स्थान में से महाकाली नदी से निकाली गई है। और इस नहर की खासियत यह है कि अधिक अन्न उपजाऊ आंदोलन के सिलसिले में इस नहर का और भी अधिक विस्तार किया गया और यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है तो आप शारदा नहर को लिखेंगे। दूसरा आगरा नहर, इसे हमने पहले बताया, फिर बता देते हैं कि 1874 में बनकर तैयार हुई थी। यह दिल्ली के निकट ओखला नामक स्थान पर है जो कि यमुना नदी से निकाली गई है। और इस नदी की, अगर आगरा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 1613 किलोमीटर है। और आगे बात करते हैं पूर्वी यमुना नहर की। तो यह सहारनपुर जिले के ताजवाला बांध से निकाली गई है। इसके द्वारा सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरपुर आदि जिलों की सिंचाई होती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1448 किलोमीटर है। बेतवा नहर की बात करें तो बेतवा नदी से निकलकर 2 बांध बनाया गया जो झांसी से 24 किलोमीटर परीक्षा नामक स्थान से निकाली गई है, जो कि बेतवा नहर के नाम से जानी जाती है। घाघरा नहर की बात करें तो यह नहर फैजाबाद जिले के लगभग 1800,000 हेक्टेयर भूमि को सींचती है। केन नहर की बात करें तो केन नदी से पन्ना नामक स्थान से निकाली गई यह नहर है। तो इस तरह सारे नहर हैं और इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी नहरें हैं जिसके द्वारा सिंचाई की जाती है, जिसमें घग्घर नहर यह मिर्ज़ापुर के ज़िले में है और नारायणी गंडक नहर देवरिया तथा गोरखपुर के ज़िलों में है। और रुहेलखंड नहर रुहेलखंड मंडल में बनाया गया है। तो इस प्रकार सभी नहर हैं। अगर आपको न समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिए। अब बात करते हैं बांध और जलाशय की। बांध क्या होता है, जलाशय क्या होता है। तो हमारे देश में नदियों के ऊपर बांध और जलाशय बनाकर वर्षा के जल को इकट्ठा कर लिया जाता है। इस जल को, एकत्रित जल को छोटी छोटी नहरों द्वारा सिंचाई के काम में लाया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख बांध और जलाशयों के बारे में। तो इसमें 10 बांध है, जिसमें सबसे पहला रिहंद बांध है जो कि पिपरी नामक स्थान पर है मिर्ज़ापुर में। दूसरा चंद्रप्रभा बांध जो कि चंद्रप्रभा नदी पर है चकिया वाराणसी में। तीसरा है अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर हमीरपुर जनपद में बना है। सिरसा बांध, यह बांध बार नदी पे मिर्ज़ापुर में बना है। ललितपुर बांध बेतवा नदी पर झांसी जनपद में बनाया गया है। सपरार बांध जो कि करोछा गांव में बनाया गया है। अहरौरा बांध मिर्ज़ापुर में कच्ची मिट्टी से बनाया गया है। नगवा बांध कर्मनासा नदी मिर्ज़ापुर जनपद के नगवा नामक स्थान पे बनाया गया है। माटा टीला बांध, यह बांध झांसी जनपद के बेतवा नदी पर बनाया गया है। कोठरी बांध, यह गढ़वाल जनपद में कोठरी नदी पर बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसका भी शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको दूं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका शॉर्टकट ट्रिक हम अगले वीडियो में देंगे। अगले वीडियो के साथ हम बात करेंगे नदी नालों के बारे में और फसलों के सिंचाई विधियों के बारे में, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इसी तरह के शॉर्टकट ट्रिक पसंद है तो हम आपको और सारे शॉर्टकट ट्रिक उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है इसे बनाने में, आपको समझाने में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ें, आगे बढ़ें।